Hello students, welcome to lecture number 5 of unit 11 of our standard 11, the P block elements. And in this P block elements we have or we will focus on a group number 13 boron family and group number 14 carbon family. So after these two family, presently we are focused on a boron family. So in last lectures we starts with chemical properties, and in these chemical properties we completed a first point which is regarding to the oxidation states and trends in chemical reactivity. So after the completion of this oxidation state, now we move to the another point is the nature of compounds. Means here in we says that the boron, aluminium, gallium, indium, thallium, right? All these elements gives which nature of compound, either covalent in nature or ionic in nature. So what's the nature of compound that we have to study it step by step. So first point, we know that boron, right? So due to its small size, we know that it's having a small size and high sum of first three ionization enthalpies, they does not lose its three valence electrons to form B+3 आयंस. यानी ये यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है क्योंकि बोरोन की साइज बिल्कुल छोटी है और हमने देखा था कि उसकी जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो एंथैल्पीज होती है, यानी मुझे उसको निकालने के लिए जो फर्स्ट थ्री आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जैसे मैं उसका एडिशन करूंगा तो वो बहुत ज्यादा होने की वजह से वो इजीली दे डू नॉट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड. सो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर इट डजंट, सो इट डज नॉट राइट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स और आयोनिक कंपाउंड्स. ये तो आपको पता चल गया होगा, यानी ये कोवेलेंट में ही चला जाएगा, आयोनिक में नहीं है. सो मैं यहां पे इस तरह से भी लिख सकता हूं, यानी इंस्टेड बोरॉन फॉर्म्स मेनली, कौन सा बनाएंगे, मेनली कोवेलेंट कंपाउंड. वो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए फेमस है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय sharing its valence electrons, यानी उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो शेयरिंग से हम उसको पता लगा सकते हैं. दूसरा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं बोरोन टू हम थेलियम की तरफ जा रहे हैं, मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरोन टू थेलियम. तो हमें मालूम है उसकी जो एटॉमिक साइज होती है, एटॉमिक साइज वो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, राइट. ये एरो का मतलब इंक्रीजेस हो रही है. सो एंड आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है, हमें मालूम है आयोनाइजेशन जो हमारे पास एंथैल्पीज है, राइट, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि टेंडेंसी जो होगी, टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, टेंडेंसी of the elements to form covalent compounds क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आयोनिक की स्ट्रेंथ बढ़ रही है. क्योंकि क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इसी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, यानी मुझे उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो इसका मतलब वो इजीली डोनेट कर पा रहेंगे, तो डोनेशन की वजह से उसका आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो बढ़ जाएगा और कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका मतलब ये टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स डाउन हो गया है. लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन है, राइट, आयोनिक
कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ रहा है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मेरे पास B+3 है और दूसरा मेरे पास Al+3 है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आप देखेंगे। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं B+3 एंड Al+3 आयंस में, फिर से यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, हैव स्मॉल साइज है, यहां पे उसकी साइज स्मॉल है, एंड हाई चार्ज होने की वजह से हाई चार्ज होता है, राइट, उसके पास। तो उसका मतलब यह हुआ ना कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हैज ओनली अ लिटल टेंडेंसी टू फॉर्म ionic compounds. But instead has a strong tendency, जो उसकी होगी strong tendency क्या है उसकी, to form covalent compound. इसका मतलब यह हुआ, अब देखिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, बोरोन का तो पूरा कंप्लीट हो गया है कि बोरोन है वो तो 100% कोवेलेंट नेचर में चला जा रहा है। एल्यूमिनियम में क्या होगा कि उसकी थोड़ी साइज बढ़ रही है कंपेयर टू द बोरॉन, लेकिन उसकी स्मॉल साइज ही अभी इतनी बड़ी नहीं है और हाई चार्ज भी होने की वजह से तो वो जो है वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन से वो डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो डोनेट नहीं कर पाने की वजह से वो थोड़ा अपना जो झुकाव है, अपना जो रुझान है वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ वो ज्यादा ले जा रहे हैं। And the other element of this group form ionic compound because of bigger size and smaller ionization enthalpy as compared to the boron and aluminium. तो ये स्पेशली मैंने बोरोन और एल्यूमिनियम के बारे में बात की थी। फिर से अभी एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। However, in the case of heavier elements, जैसे मुझे पता है और आपको भी पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये पॉइंट्स का जिक्र आपके साथ किया था कि मेरे पास गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है, राइट। तो उसका जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, दे आर मोर आयोनिक, क्योंकि मोर आयोनिक देन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसके जो +1 वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देगी कंपेयर टू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये सब कुछ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। चलो, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में बात की थी। उसी नेचर ऑफ कंपाउंड में, क्योंकि नेचर ऑफ कंपाउंड का मतलब है कि इसका नेचर क्या होता है। देखिए इसमें थोड़ा एक और पॉइंट्स में भी यहाँ पे जुड़ना चाहता हूं, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे हम जैसे केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स बार बार आपके पास आएगा, ऑर्गेनिक में भी आएगा। इन ट्राइवेलेंट स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, फिर से इन अ ट्राइवेलेंट स्टेट, यानी जिसकी वैलेंसी 3 है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के है अराउंड, राइट, किसके अराउंड की बात यहां पे हो रही है, राइट, अराउंड इन द सेंट्रल एटम, इन द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के आसपास जो भी मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, ऑफ दिस एलिमेंट्स, राइट, जैसे एटम इन अ मोलेक्यूल, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसका एग्जाम्पल की देना चाहता हूं। जैसे मेरे पास है BF3 है या मेरे पास AlCl3 है, आप देखिए ये एक्सेट्रा, सो ऑफ दिस एलिमेंट, जैसे मैंने ये 2 एलिमेंट के बारे में बात की थी, राइट। तो 2 एलिमेंट में क्या होता है, विल बी ओनली 6, क्योंकि उसके सेंट्रल एटम, देखिए बोरोन इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 ही है, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितने हुए हैं, क्योंकि मैं अभी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तो यानी उसके ऑक्टेट नहीं होगा, वो ऑक्टेट का यहाँ पे लिमिटेशंस हो गया है, सो विल बी ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सो एंड thus
बिहेव, तो उसका बिहेवियर किस तरह से होगा? सो इट्स बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के से वो बिहेव करेगा ना, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, राइट? तो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैप्चर ही करेगा। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास? हाँ, सो वो विच इज बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की वजह से हम उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, राइट? सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब यह हुआ कि दे हैव a strong tendency to accept a pair of electron to achieve the stable, inert gas configuration and thus behave as a, तो उसका मतलब ये क्या हुआ? ये लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है। हम बाद में ऑर्गेनिक में देखेंगे कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन प्रोसेस में हम ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ उसका प्रोसेस कराएंगे। ये जो BF3 है उसका भी प्रोसेस हो रहा है। सो दिस बिहेव एज ए लुईस एसिड। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं कि मेरे पास है बोरोन ट्राइक्लोराइड है। देखिए बोरोन ट्राइक्लोराइड है, देखिए BCl3। हमें मालूम है कि दिस BCl3 is due to the sp3 hybridization. It's a planar in nature. So when it reacts with a ammonia, right? So मैं यहाँ पे अमोनिया के पास लॉन पेयर होती है, तो वो अपना लॉन पेयर है उसकी ऑक्टेट को यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे पाएगा। तो मैं आपको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ। देखिए अभी क्या होगा, BCl जैसे इस तरह से हो गया और अमोनिया अपना लॉन पेयर है वो यहाँ पे दे रहा है, यानी वो कहाँ पे चला गया? टेट्राहेड्रल पे चला गया है। तो यहाँ पे ये बेस की तरह अपना बिहेव कर रहे हैं और ये जो कंपाउंड है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड BCl3 दैट वी हैव टू सीन और इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। ओके, तो अभी जो इसका जो लुईस एसिड कैरेक्टर है, मैं उसको क्या बोलूंगा? ये जो अच्छा वाला MCQ है। अब देखिए ये जो लुईस एसिड कैरेक्टर होगा, यानी उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति उसको खींचने की जो उत्सुकता हम इसको बोलेंगे, या उसका जो पावर बोलेंगे, राइट? सो विच इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कैरेक्टर में क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आपको पता चल गया होगा क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे साइज ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? साइज ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज होगा और इसकी वजह से वो डिक्रीज हो रहा है, राइट? जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास BX3 है, या मैं BX3 ही बोलूंगा, राइट? यहाँ पे AlX3 है, फिर मेरे पास गैलियम X3 है, मेरे पास इंडियम X3 है। तो आप देखेंगे जिसमें X इज इक्वल टू अदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हैलोजन, तो इस तरह से उसका लुईस एसिड नेचर कम हो रहा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी कहानी में थोड़ा सा छोटा वाला ट्विस्ट भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी MCQ के बारे में और इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोरोन एंड एल्यूमिनियम हैलाइड्स, जैसे मैंने आपको बोला था बोरोन है और दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम है, उसके क्या है? हैलाइड्स है। हमें मालूम है कि दे आर लुईस एसिड्स, हमें मालूम है, बट ओनली जो वाला एल्यूमिनियम का हैलाइड्स है, यानी AlX3 के बारे में बात कर रहा हूं। AlX3 वो एग्जिस्ट कर रहा है एज ए डाइमर। वो डाइमर मैंने अगले इस ब्लॉक में दिखाया था, वो जो डायगोनल रिलेशनशिप में बारे में बात की थी मैंने। तो ये जो एल्यूमिनियम वाला जो बंदा है
राइट। तो उसका जो एसिड है इसमें किसका हैलाइड्स है, तो उसके जो लुईस एसिड होने के बावजूद भी वो डाइमर्स में वो बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जो बोरोन के हैलाइड है, जैसे मैं BX3 की बात कर रहा हूं, विच इज एग्जिस्ट ओनली एज मोनोमर्स, वो मोनोमर में ही रह पा रहा है और ये डाइपेयर में चला गया है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका जो रीजन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज ड्यू टू द रीजन, अभी जो हमारी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें दिक्कत क्या है कि आपको ये ऐसा पॉइंट करके छोड़ देंगे कि भाई जैसे ये इसमें डाइमर्स है, लेकिन क्यों है ना उसका रीजन किसी को पता नहीं होता है। इससे थोड़ा सभी का जो इनऑर्गेनिक पोर्शंस है ना, वो थोड़ा वो क्रैमिंग करना पड़ता है या मगिंग करना पड़ता है या रट्टा मारना पड़ता है, ऐसा सब सोच रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। लेकिन मैं जब भी आऊंगा मैं आपको पूरा इसके डेप्थ के बारे में बात करूंगा। सो दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट बोरोन एटम is so small that it can't accommodate, उसको क्या करना पड़ेगा, accommodate तो करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, 4 large sized halogens atoms around it, उसको क्या करना पड़ेगा, जो 4 इसके आसपास आएंगे तो उसको एकोमोडेट वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल छोटी वाली साइज है। मैं आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का मैंने एक एस ब्लॉक में भी आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम वाला है, आप देखेंगे यहाँ पे भी क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो ये एल्यूमिनियम, मैंने अभी जो स्ट्रक्चर आपको बताया वो एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड का स्ट्रक्चर्स मैं आपको डाइमर फॉर्म में, जो आपका जो डाइमर है वो फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 101 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे आपको 79 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो 206। ये आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है ना, फिर से मैं तो अपनी तरह से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो बॉन्ड एंगल है वो नियर अबाउट 118 डिग्री के आसपास मिलेगा मुझे, और ये भी 221 पाइकोमीटर के बाद। और जैसे किसी बंदे को वो जो 3D का स्ट्रक्चर्स देखना होगा तो ये इसको डैश, हम इसको फॉर्मूला बोलेंगे, डैश बॉन्ड फॉर्मूला भी हम इसको कहीं बार है वो बोलते हैं कि डैश बॉन्ड से आपको पता चल जाएगा कि कौन बाहर आ रहा है कौन अंदर जा रहा है। ये 3D स्ट्रक्चर्स में हम इस तरह से दिखा पाएंगे। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये मैंने जो अभी स्ट्रक्चर्स है वो आपको दिखाया, क्यों हो रहा है इसके बारे में भी मैंने आपके साथ वो शेयर किया हुआ है। अभी फिर से हम यहाँ पे नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में ही बात करके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए फर्दर इन द ट्राई वैलेंट स्टेट में फिर से मैं आपको ले जा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवैलेंट, मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड्स है बीइंग कोवैलेंट are hydrolyzed by water to form either tetrahedral, यानी वो MOH4 माइनस टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनाएगा, in which the element is sp3 hybridized, और octahedral बनाएगा MH2O6+3, in which the element is sp3d2 hybridized होगा। समझ में आ रहा है? अभी ये जो कंपाउंड हमने देख लिया, पूरा देख लिया कि ये पूरा फैमिली है ना,
डेफिनेटली उसमें मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो इस तरह से मेटल्स नहीं है जैसे हमने अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखे थे। वो अपने 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी तरह से है वो दे पाने की वजह से वो ज्यादातर आयोनिक बॉन्ड में चले जा रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड में B+3 3 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन हेवियर एलिमेंट्स में जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो इसमें जो थेलियम के बारे में हमने बात की थी, तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आयोनिक कंपाउंड अच्छी तरह से बना सकता है। फिर मैंने यहाँ पे जो बात की थी कि जो अभी जो कोवेलेंट है तो वो हाइड्रोलाइज हो गए पानी के साथ, तो वो MH4 यानी टेट्राहेड्रल कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला बनाएंगे, या sp3d2 में वो ऑक्टाहेड्रल यानी उसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल वाला MH2O6 में हम बोलेंगे उसका ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज भी हम देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरे पास BCl3 है, तो BCl3 का जैसे हमने हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, हाइड्रोलिसिस हमें मालूम है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट? तो वो क्या करेगा, BOH4 माइनस स्पीसीज बनाएगा। क्यों बनाएगा, ये क्यों इस तरह से बना रहा है, क्यों ये 6 वाला नहीं बना रहा है, आपको पता चलेगा और पता चल गया होगा, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। यहाँ पे d ऑर्बिटल्स का एब्सेंस होने की वजह से वो ज्यादा अपना कंपाउंड नहीं बनाए और विच कैन नॉट एक्सपांड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, राइट? तो वो 4 वाला ही बनाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक और बता रहा हूं, Al2Cl6 के बारे में बात कर रहा हूं, वो भी हाइड्रोलिसिस कर पा रहा है, लेकिन वो हाइड्रोलिसिस से वो कहां पे चला गया है, आप देखिए AlH2O6 प्लस 3 स्पीसीज बना रहा है। क्यों बना रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल्स, क्योंकि उसके बिल्कुल बाजू में या इसके बिल्कुल बगल में 3d ऑर्बिटल्स होती है, सो विच कैन एक्सपांड इट्स कोवेलेंसी फ्रॉम 4 to 6। तो ये जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये थोड़ा मैंने अभी आपको समझाया, वो था नेचर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया वाला पॉइंट है। आपको 1-2 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है। फिर आप उसका कॉम्प्रेस करते जाएंगे तो आपको 2-3 ही पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, तो वो आपको इसको अप्लाई कर पाएंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो अभी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है उसमें हम देखना चाहेंगे 11.1.6 इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ऐसा टाइटल हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, या कई बार बच्चे ऐसा सर भी बोल रहे हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई ऑक्सीजन भी हम बोलते हैं और एयर भी बोलते हैं, राइट? यानी डाई ऑक्सीजन भी हम बोल सकते हैं या एयर भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए, ऑल द मेटल्स ऑफ ग्रुप 13 reacts with a dioxygen at high temperature to form a trioxide of formula M2O3। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, अब देखिए जो मेटल है मेरा पास जो ये ग्रुप वाला, उसको ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे मैं उसका रिएक्शंस कराऊंगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू जो उसका 3 इलेक्ट्रॉन के लिए वो जरूरी है। और फिर वो उसका ट्राइऑक्साइड में उसका सॉलिड कंपाउंड्स दिखाएंगे। बैलेंस करने के लिए मुझे 3 है ना यहाँ पे, तो 3 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मुझे 2 करने पड़ेंगे, तो 2 2 4 मेटल्स आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से मैं दिखा रहा हूं, ऑल द मेटल्स ऑफ दिस ग्रुप 13 right reacts with a dioxygen or air at high temperature to form a trioxide having a formula M2O3। लेकिन एक उसमें जो एक्सेप्शनल केस क्या होता है, Tl2O3 की बजाय वो Tl2O में चला जाएगा। ये जो है वो नहीं हो पा रहा है, ये होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा, क्योंकि Tl की जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो अच्छा आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं, और Tl+3 यहाँ पर पॉसिबल नहीं होने की वजह से ये जो कंपाउंड है वो मुझे डोमिनेंट मुझे मिलेगा। और जो ये रिएक्टिविटी होगी, जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो रिएक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है कि उसका जो रिएक्टिविटी है of the elements towards oxygen, right? However, increase down the group. Reactivity increases down the group. जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, उसकी ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ने की जो प्रोसेस है, रिएक्टिविटी है, वो अच्छी तरह से बढ़ने लगेगी। चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले बोरोन का हम टर्न लेते हैं,
वी नो दैट बोरोन जो होता है ना वो अनरिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव है इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ ड्राई एयर, जो ड्राई एयर होती है ना उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। हाउएवर इन मोस्ट, लेकिन जैसे में उसके में मोइस्ट यानी थोड़ा ह्यूमिडिटी होगा, मोइस्ट एयर जैसे भी होगा तो इट्स सरफेस गेट्स appears डल। क्योंकि क्यों डल हो रही है? क्योंकि उसका रिएक्शन हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस विच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। क्योंकि उसमें Al2O3 का जो प्रोटेक्शन है, उसका जो वेरी थिन ऑक्साइड लेयर यहां पे हो गया है, राइट? तो उसकी वजह से वो थोड़ा डल हो गया है, लेकिन उसका एक और नेचर भी है कि विच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक टू। अभी जो बोरोन के बारे में हमने बात की थी, इसमें जो एमोर्फस बोरोन होता है और एल्यूमिनियम होता है, जैसे मैं अभी एक क्रिस्टलाइन वाला तो उस वर्क ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया ना कि एमोर्फस जो बोरोन है एंड एल्यूमिनियम मेटल जो होती है, राइट, ऑन हीटिंग इन एयर, यहां पे हीटिंग नहीं किया हुआ था। अभी ये जो हम हीटिंग इन एयर की बात करेंगे तो दे फॉर्म B2O3 एंड Al2O3 रिस्पेक्टिवली। उसका रिएक्शंस हम देखेंगे। देखिए ये बोरोन है जो सॉलिड नेचर में है, उसका मैंने ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये जो था वो एमरफस था, तो नियर अबाउट मैं क्या बोल रहा हूँ 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम इसका रिएक्शंस करवाएंगे तो 2B2O3 सॉलिड में चला जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है मेरा, उसका भी मैं ऑक्सीजन के साथ ज्यादा हीट यानी प्रोसेस कराऊंगा तो विच इज कन्वर्टेड इनटू Al2O3। समझ में आ गया? हाँ, ये ऑक्सीजन के बारे में बात की हुई है, एयर के बारे में बात की है। लेकिन देखिए अभी इसमें एक पॉइंट है ना सर जी, एयर में तो नाइट्रोजन भी होते हैं। आप अगर ऑक्सीजन बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन एयर में तो नाइट्रोजन भी होता है, और नाइट्रोजन क्या इस मेटल के साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा है? नहीं, बिल्कुल कर पा रहा है। देखिए अभी थोड़ा मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि जो बोरोन है मेरा, वो नाइट्रोजन के साथ जैसे जुड़ेगा, राइट, एट हाई टेम्परेचर, राइट, तो वो बोरोन नाइट्राइड बनाएगा। बोरोन नाइट्राइड यहाँ पे दिखा सकता है या बना सकता है। उसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो एल्यूमिनियम वाला था, वो भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ के हाई टेम्परेचर में ALN सॉलिड कंपाउंड यहाँ पे दिखा सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड कंपाउंड दिखा सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, जैसे मेरे पास गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, they do not react with nitrogen. They do not react with nitrogen. वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ के उसका कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स है वो नहीं बना पा रहे हैं। आपको समझ में आ गया? मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। अभी ये जो पॉइंट मेरा चल रहा है उसके बारे में, उसका जो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड का भी हम देखेंगे। हमें मालूम है कि मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि ये जो ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं B2O3 है, या उसका जो हाइड्रोक्साइड है वो है BOH थ्राइस, तो वो थोड़ा क्या होता है, एसिडिक होता है। फिर मैं आपको बात करूंगा ये दोनों के बारे में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, राइट, तो वो एम्फोटेरिक नेचर में होता है, एम्फोटेरिक, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे तो उसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे गैलियम के बारे में बात कर रहा हूं तो गैलियम में भी वो एम्फोटेरिक ही है। समझ में आ रहा है?
फिर से मैं आपको बात कर रहा हूँ इंडियम के बारे में बात कर रहा हूँ। जो इंडियम है उसका जो ऑक्साइड है या उसका जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, तो क्या वो बेसिक है। और लास्ट वन जो हम थेलियम का देखते हैं तो उसका तो मोनो, क्योंकि उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मुझे दिखाना पड़ेगा, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड है विच इज स्ट्रांगली बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना कि जो द ट्राइऑक्साइड ऑफ ग्रुप 13 जो होते हैं विच इज रिएक्ट्स टू वाटर टू फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसको पानी के साथ जैसे हम मिलाएंगे, मैंने अभी आपको एक और रिएक्शंस दिखाना चाहता हूँ। M2O3 जैसे उसका ऑक्साइड है उसको पानी में जैसे मैंने डाला तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? सो द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप। जैसे मैंने अभी आपको बोला था B2O3 BOH थ्राइस जो वीकली एसिडिक थे, तो वो अल्कली में डिजोल्व होने की वजह से वो सॉल्ट या मेटल बोरेट्स भी बनाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बच्चे को क्वेश्चन होता है, सर जी क्यों वो बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो MO बॉन्ड होता है, MO बॉन्ड वो क्या होता है, वीक हो जाता है। तो वीक होने की वजह से दे इजीली ब्रोकन एंड रिजल्टिंग इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेन डाउन द ग्रुप। सो द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम जो दोनों होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, राइट, तो वो क्या होते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम के मैंने अभी आपको दिखाया था एम्फोटेरिक है, यानी वो दोनों के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, राइट। तो जैसे 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 एम्फोटेरिक नेचर्स वाला होता है, तो एम्फोटेरिक का मतलब है कि जैसे मैं आपको एल्यूमिनियम के बारे में भी एक बार मैंने बात की थी कि मेरे पास Al2O3 है, तो वो बेसिक हाइड्रोक्साइड के साथ उसको वो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर में उसका रिएक्शंस कर पाएंगे। So when Al2O3 reacts with a NaOH, right? So it's a 2 mole of NaOH and we get a sodium meta-aluminate. Sodium meta-aluminate को यहाँ पे बना पाएंगे। तो इस तरह से हम सोडियम, तो उसी तरह से जब जैसे हम उसका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका जो हम H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, Al2SO4 थ्राइस, और पानी भी इस तरह से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। बैलेंसिंग इस तरह से मैं कर पाऊंगा। तो ये थोड़ी बात मैंने इसके ऑक्साइड्स और इसके हाइड्रोक्साइड्स के बारे में मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड बेस, यानी एसिड्स और बेस के बारे में भी हम थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।